नए साल की आमद से ऐन कब्ल मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस ने एफिड्रिन नामी ड्रग्स को जब्त कर लिया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस ड्रग्स की कीमत 3,04,50,000 बताई जा रही है। ये ड्रग्स जश्न साल नौ के लिए हैदराबाद से मुंबई लाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया है। 31 के लिए जो पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों में जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगह पे, वो ड्रग्स रोकने की इस मुहिम के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार पूरे मुंबई में ड्रग्स के जो धंधे हैं उस पर पूरी ताकत से अटैक कर रहे हैं ताकि नई पीढ़ी को बचाया जा सके। इसी सिलसिले में अमूली पुलिस स्टेशन ने आज सुबह एक कार्रवाई की है जिसमें 20 केजी एक एफिड्रिन नाम का जो मादक पदार्थ है उसको जब्त किया है। इस 20 केजी एफिड्रिन के मात्रा को जिन 2 लोगों के साथ अरेस्ट किया गया है, इन दोनों ने जो कोशिश की थी वो ये कि एक व्यक्ति बसई पालघर का और एक व्यक्ति हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद से सप्लाई होगी और ये मुंबई आएगी। इस पूरे 20 केजी की जो कीमत है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास। उधर महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक होटल में थाने पुलिस की छापेमारी में हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। इस छापेमारी में 10 पिस्तौल और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद के नाम शुएब शेख और रहीम शेख बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह मुंबई और थाने में खतरनाक मुलजिमीन को हथियार फराहम करता था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह एक रिवॉल्वर के साथ साथ 10 से 70 हजार रुपए वसूल करते थे। हमारा शील्ड टाइगर का जो ऑफेंस था उसमें हमारे क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था यूनिट 1 का, और उसमें जो आरोपी निष्पन्न हुआ था एक मुकेश करके, उसकी खोज में जब हमारी टीम अमरावती गई तब ये 2 एक्यूज के पास इतना बड़ा आर्म्स का एक कैच मिला है। 10 पिस्टल्स और 40 राउंड्स रिकवर हुए हैं और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि इनका क्या कनेक्शन है, इनका सोर्सिंग कहाँ से हो रहा है और क्यों इतनी तादाद में ये वेपन्स लेके आए थे। डुम्बीवली में एक तरफा इश्क कल्पेश नामी एक लड़के को भारी पड़ गया। एक तरफा इश्क के चक्कर में कल्पेश ने एक लड़की को इतना परेशान किया कि आज लड़की के खानदान वालों ने कल्पेश को पीटते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लड़की के अहले खाना का इल्जाम है कि कल्पेश जबरदस्ती उनकी लड़की को मैसेज भेजने का काम किया करता था। हद तो तब हो गई जब लड़की को देखने आए लड़के वालों के सामने कल्पेश ने झूठ बोल दिया कि लड़की से उसकी शादी हो चुकी है। मेरे साथ में ये ना समाज वाले जो अंकल है उन्होंने भी झूठी अफवाह फैला दी। हमें भी पता नहीं था, हमें भी ये पता चला कि इन्होंने कोर्ट मैरिज की झूठी अफवाह फैला दी। हमारे समाज का ही है वो, और मेरा उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रिश्ते की बात चली थी समाज के सामने हमारी, मेरे माँ बाप ने जो था सब मना कर दिया कि नहीं हमारे नहीं करना है रिश्ता, सब कुछ बात तभी खत्म हो गई थी। तंग ऐसे कि है ना मिस हमें झूठी बदनामी करके हमें छेड़ना, मिस धमकी देना कि नहीं है ना मिस अगर ये बात है अगर है ना मिस बड़े की आदत है तो इसे दबाने के लिए कोई ना आप शादी के लिए अपने पेरेंट्स को मनाओ, सब कुछ है ना। जहाँ भी जाते तो सबको बताते कि बोलते कि ये मेरी वाइफ है, ये ना साड़ी पहनी है तो है ना मिस ये है ना हमारे कोर्ट मैरिज हो गई इसलिए है ना इसने साड़ी पहनी है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, शादी हुई ऐसा कोई शादी वादी हमारी कुछ नहीं हुई है। बार बार ऐसा होता है। सरकारी मुलाजमीन में महकमे पुलिस से वाबस्ता अफराद को सबसे ज्यादा जहनी तनाव और कशीदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पुलिस एहलकारों को वक्फे से काउंसलिंग की जरूरत है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट में संत विदेश्वर महाराज ने पुलिस एहलकारों से खिताब किया और ये बताया कि जिंदगी में अतदाल क्यों जरूरी है और हालात से निपटने के लिए सब्र, तहम्मुल और संजीदगी का कैसे मुजाहरा करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद का कहना है कि ऐसे वर्कशॉप का मकसद पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई और इन्हें एक खुला माहौल फराहम करना है ताकि इनकी कारकर्दगी में सुधार आ सके।
हमने संत वीरेश्वर जी महाराज उपाध्याय साहब, इनका अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रवचन रखा था, जिससे अपने ज़िंदगी में कैसे संतुलन लाया जाए, बैलेंस लाया जाए और इसकी वजह से अच्छा काम कैसे परफॉर्म किया जाए। क्योंकि जब तक ज़िंदगी में बैलेंस नहीं रहेगा तब तक हमारे कर्मचारी अधिकारी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमने महाराज जी को बुलाया और उनका उद्बोधन कराया और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे कर्मचारियों के लिए काफ़ी फर्क पड़ेगा। साबिक वजीर आजम पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस का एहतजाज जारी है। आज अमरावती के रजकमल चौक पर कांग्रेस कारकुनान ने फिल्म के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। साथ ही फिल्म में लीड रोल निभा रहे अनुपम खेर के पोस्टर को नजरआतिश किया। कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी पर कांग्रेस को बदनाम करने का इल्जाम आयद किया और मुतालबा किया कि इस फिल्म को बैन किया जाए। जाहीर द ॲक्सिडेंटल ऑफ प्राईम मिनिस्टर या चित्रपटाचा जाहीर निषेध करतो। यात जे आमच्या काँग्रेस पक्षाविषयी यांनी आमच्या पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी या बीजेपी सरकारने जे फाउंडिंग करून ह्या चित्रपटाचं रिलीज करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आमचं असं म्हणणं आहे की हे आमच्या जनतेचे पैसे, हे आमच्या गोरगरिबांच्या कष्टाचे पैसे हे अशा फालतूच्या पिक्चर रिलीज करण्यात आणि काढण्यात लावण्यापेक्षा जर ते ह्या पैशांचा सदुपयोग जर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन युवकांना रोजगार देऊन जर केला तर हा याचा चांगला लोकांमध्ये काय म्हणते आपला मेसेज जाऊ शकते। पण असे थोतकाड कामं करून काँग्रेस पक्षाला दाबण्याचा यांनी जो प्रयत्न केला हा युवक काँग्रेस खपवून घेणार नाही आणि येत्या 11 जानेवारीला ह्या पिक्चर रिलीज करण्यासाठी जे काही परमिशन या गव्हर्नमेंटने दिलेली आहे हे आम्ही मोडून काढू, हे आम्ही ठामपणे युवक काँग्रेसकडून जाहीर याचा पुन्हा एकदा निषेध करतो। उधर मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इनमें पेंशन याफ्ता वजीफा याब मुलाजमीन भी शामिल हैं। नांदेड़ दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने पेंशन याफ्ता अफराद ने आज एहतजाजी धरना दिया। हुकूमत की जानिब से पेंशन के तौर पर माहाना 800 से 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में इतनी कम रकम के जरिए महीने भर के अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं है। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि बीजेपी ने 2004 में इंतखाबात के दौरान वजीफा याब अफराद की पेंशन में इजाफा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद इन लोगों की पेंशन की रकम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। EPS 95 राष्ट्रीय पेंशन संगठना, ये जो संगठना है ऑल इंडिया लेवल पे हमारे जो 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स है, इनको सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से 800 से 2000 रुपये तक पेंशन मिलता है। ये 800 से 2000 पेंशन में इस महंगाई के युग में हमारा जो उधर निर्वाह है वो हो नहीं सकता। आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमें पालते नहीं हैं और 800 रुपये पेंशन में हम भूखे मर रहे हैं। नांदेड़ की शाम टॉकीज में फिल्म शो के दौरान नौजवानों के 2 ग्रोहों में मामूली तौर पर तनाजा शुरू हुआ। बातों बातों से शुरू होने वाला ये तनाजा मारपीट तक पहुंच गया और मारपीट के दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए और थिएटर के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी की तस्वीरों की बुनियाद पर 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया है। अकोला जिले के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से खुसूसी तौर पर एक मेडिकल का इनेकाद किया गया है। मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है जिससे 10,000 अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से अकोला में बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिससे 10,000 से ज्यादा मरीजों ने इस्तिफादा हासिल किया। जिला भर के अस्पतालों से मुख्तलिफ अमराज से जूझ रहे गरीब आवाम का पिछले कई दिनों से इंदराज किया जा रहा था। माझे जे हाडा आहे त्याचा पण मला त्रास होतो। रणजित पाटील आपले इथं महाराष्ट्र सरकारमध्ये गृहमंत्री आहेत आणि त्यांचा जे हा जो कार्यक्रम आहे, रणजित पाटील यांच्या वाईफनी तपासणी केल्याबद्दल मला खूप बरं वाटलं। अपर्णा मॅडम यांनी
गरिबाची कोणी काळजी घेत नाही, त्यांनी काळजी म्हणजे ती काळजी घेतात। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला रंजीत पाटिल खुद भी एक डॉक्टर हैं। वजारत का ओहदा संभालने से पहले अकोला में खुद का निजी अस्पताल चलाते रहे हैं। इस मेडिकल कैंप में वजीर दाखिला रंजीत पाटिल ने भी मरीजों की जांच की। त्यांचं उत्पन्नच 5-7 हजार रुपये असतं। अशा लोकांना जर कुठला आजार झाला तर त्यांना कुठे प्रायव्हेट इलाज करायचा असेल तर त्यांना तपासण्याची फीस स्पेशालिस्टची साधारणतः 300-400 रुपये 500 रुपये लागते। अशा परिस्थितीमध्ये अशा रुग्णांना केवळ आणि केवळ सरकारी यंत्रणेवरती विसंबून राहावं लागतं। अनेक तपासण्या अशा आहेत की ज्या आज अकोल्याच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये उदाहरणार्थ MRI किंवा सुपर स्पेशालिस्टची सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या मुंबईला जावं लागतं, नागपूरला जावं लागतं गव्हर्नमेंटच्या जर आपल्याला व्यवस्था घ्यायच्या असतील। इस मेडिकल कैंप में रेडियोलॉजी, डेंटिस्ट, किडनी, आंख, नाक, कान और खवातीन के अमराज जैसे कुल 30 बीमारियों से मुताल्लिक स्टॉल लगाए गए, जिसमें 1500 से ज्यादा डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज में ताउन किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। खुल्दाबाद में तहरीक सदाए हक की जानिब से फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करते हुए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेने और सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। कॉन्फ्रेंस में बुजुर्गान दीन के फलसफे, पैगाम इंसानियत को आम करने और इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाने पर जोर दिया गया। जामिया निजामिया हैदराबाद के आलम और मौलाना अहमद नक्शबंदी जुनैदी ने इस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी तौर पर शिरकत की और कॉन्फ्रेंस से सदारत में खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत और बैरून रियासत से हजारों मंदिबीन ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल्दाबाद शरीफ में औलिया इकराम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिसके इनेकाद का मकसद था औलिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन की तालीमात को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाया जाए, अवामुन्नास तक औलिया इकराम की बातों को पहुँचाया जाए, उनकी तालीमात को पहुँचाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से तहरीक सदाए हक़ और नौजवानान खुल्दाबाद ने बहुत बड़ी मेहनत की और एक अजीम मजमे को, जिसमें हज़ारों की तादाद हाजिर हुई थी। इसका मकसद अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदों के बारे में मालूमात और उनके नक्शे पे चलने के तरीक़े, उनका असल मकसद बुजुर्गों की तालीमात को आम करना और उनके सिलसिले को फैलाना है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हजरत ने ऐसी मुखातिबत की कि दुनिया में एक यादगार कारनामा है। क्या किसी बाग के दामन में आपने बसा हुआ शहर देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाएंगे। जी हां, औरंगाबाद से चंद दूरी पर वाक़े खुल्दाबाद शहर बनी बेगम बाग के सहन में आबाद है। तारीख के जानकारों का कहना है कि इसीलिए इस शहर का नाम खुल्दाबाद रखा गया है और खुल्द के माने होते हैं जन्नत। शहर औरंगाबाद और अतराफ के इलाकों में मुगलिया दौर के आसार जगह जगह मौजूद हैं। इन्हीं तारीखी आसार में से एक है खुल्दाबाद में वाक़े बनी बेगम बाग। 17वीं सदी में तामीर ये बाग दरअसल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के पोते बेदार बख्त की अहलिया बनी बेगम का मकबरा है। शहर खुल्दाबाद के कल्ब में बाग बनी बेगम तामीर किया गया। मुगलिया दौर में तामीर शुदा ये बाग को खान जहां बहादुर, जो औरंगजेब के दूसरे शरीक भाई थे और वजीर आज़म भी थे, उन्होंने मुअज़्ज़म शाह के दौर में इसको तामीर किया। बाग बनी बेगम की बहुत सारी खुसूसियात है, उसमें से एक खुसूसियत ये है कि जैसे दीगर बागात है, रकबे के लिहाज से ये बाग ज्यादा वसी नहीं है और ना ही इसकी बनावट मुरब्बा नुमा है। इस बाग की फसलें इस बात की गवाह हैं कि बाग को कुछ इस अंदाज में तामीर किया गया है कि पूरा शहर इसके सहन में बसाया जा सके। और इस बाग को बनाते वक्त एक बात का और ख्याल रखा गया, ये फसीले शहर के साथ बना और इसमें मस्जिद को ऐसे तामीर किया गया है कि फसील जो शहर पनाह की है वो एक जानिब से शुरू होती है तो दूसरी जानिब आकर मिलती है। शुमाल से शुरू होती है और जुनूब में आकर मिलती है। तो ये मस्जिद के सहन में शहर खुल्दाबाद को आबाद किया गया। रियासती महकमे आसार कदीमा की देखरेख में आसिफ जाहिद और हुकूमत में तामीर बाग की रौनक बहाल हुई। ताहम सयाहों और मकामी लोगों को शिकायत है कि जैसी निगहदाश्त होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। पर टूरिस्ट लोगों से बहुत इनकम होती है, इधर है क्या सिवा इसके, लेकिन क्या यहाँ के लोग जो है ना इसको ध्यान नहीं रखते। मस्जिदें वीरान इसलिए कि यहाँ के मुसलमान उसमें दिलचस्पी नहीं रहते, उसके अंदर खुद इंटरेस्ट नहीं रखते। यहाँ पर एक से एक पहुँचे हुए पत्रकार साहब लोग हैं
और बहुत से लोग इधर यहाँ पर काउंसलर है, कितनी दरगाहों के मुंतजमीन है, बड़ी बड़ी बारगाहें चिश्तिया सिलसिले की, लेकिन वो लोग एकदम बस वो बैठे हुए हैं कि बस वो उर्स होगा तभी हम कुछ करेंगे। तो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ये काम होना चाहिए कि इसके देख रेख करे, क्योंकि आज ऐसा बाग आप बना नहीं सकते, ना ऐसा डिज़ाइन हम कर सकते, जैसी उसकी खूबसूरती है वो खूबसूरती हम वैसी ला नहीं सकते। तो कम से कम इसकी मुरम्मत देखभाल उन्होंने स्टेट आर्कियोलॉजी ने करना चाहिए। स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। खुल्दाबाद में मुअज्जम जहां के दौर में बनी बेगम बाग बनाया गया। 17वीं सदी में तामीर ये बाग मुल्क की मुगलिया तारीख का एक अहम वर्सा है, जिसकी निगहदाश्त जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। रायचूर में न्यू एजुकेशन सोसाइटी के इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। इंतखाबात में 3 पैनल के तहत कुल 41 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 400 से ज्यादा अरकान ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। सोसाइटी के इंतखाबात में मोहम्मद हनीफ कुरैशी सदर, मोहम्मद अब्दुल हई फिरोज नायब सदर और मोहम्मद मुजीबुद्दीन सेक्रेटरी, सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। सोसाइटी के 9 मुंतखबा सदर और सेक्रेटरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए सभी मिली रहनुमाओं और सोसाइटी की सभी 9 मुंतखबा ओहदेदारों और अरकान को साथ लेकर इदारे की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। जात वर्क है वो भी पूरा किया जाएगा और यहाँ पर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए नमाज के रूम का एहतमाम किया जाएगा और असातिज़ा के लिए स्टाफ रूम की सहूलत नहीं है वो भी मुहैया की जाएगी। और जितने भी तरक्याती काम हैं वो करने के बाद हम तालीम के लिए ज़ोर देंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर कोचिंग, स्पेशल कोचिंग क्लासेस मुनक़िद करेंगे जिससे हमारा रिज़ल्ट बेहतर हो और रिज़ल्ट बेहतर होने के लिए हम तमाम तर कोशिश करेंगे। जो वादे किया था मैंने इलेक्शन में वो इमीडिएट 31 दिसंबर को चालू करने का वादा किया था, वो काम आज 31 दिसंबर है, चालू हो गया। क्या भाई आगे सीसी रोड का है, ये हफ्ते में सीसी रोड भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और साथों साथ नमाज का हाल का इंतज़ाम भी देख लिया हूँ, ऊपर जाके पूरा नमाज का हाल का भी इंतज़ाम कर रहा हूँ। और पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे। पाइपलाइन हमारे वहीद भाई म्यूनसिपाल्टी के और हमारे काउंसलर साहब मकबूल साहब को बुला के बताया हूँ, उन्होंने भी पानी का कनेक्शन देने के लिए मान लिए हैं। हिंदुस्तान दारुल अमन है, मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत मजहब इस्लाम हरगिज नहीं देता। बेंगलुरु में जनता की अदालत में मौलाना इफ्तिखारुल अहमद कासमी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु में विजन कर्नाटक के तहत जनता की अदालत प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। अवाम के ढेर सारे सवालात का जवाब देने के लिए हाजिर थे जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी। प्रोग्राम के कन्वेनर और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अयूब अहमद खान ने कई मौज़ूआत पर मौलाना से सवालात पूछे। यहाँ पर शरीयत की पाबंदी जरूरी नहीं समझते, ये गलत है। गुनाह करने पर भी शर्मिंदा नहीं होते, जुर्म करने से भी नहीं रुक पाते, टैक्स की चोरी करते हैं, कानून तोड़ते हैं और कहते हैं कि चलो नमाज पढ़ लिया, हज उम्रा कर लिया, गुनाह से पाक हो गए। नहीं, ये गलत है। ये दारुल अमन है, यहाँ हमें अपने मजहब पर अमल करने में कोई रुकावट नहीं है और हमारे लिए यहाँ परेशानियाँ कम है, सहूलियात ज्यादा है। बाद परेशानियां जो है हम अपने आमाल से खड़े कर लिए। प्रोग्राम में मौलाना की निजी जिंदगी के मुतालिक भी सवालात पूछे गए। मौलाना ने इस शुबहे को मुस्तरद किया कि किसी कंपनी से उन्हें मोटी रकम मिली थी। पर्दा ऐसा किया जाए जिससे औरत का वजूद छुप जाए और पर्दे का मतलब ये है कि किसी अजनबी मर्द की तबीयत न चाहे उस खातून को देखने की तरफ, ऐसा पर्दा करना चाहिए। इस हाउस से मैं कहना चाहूँगा कि अगर IMA ने 10 लाख देना साबित हो जाए, चाहे वो IMA वाले कहे या दावा करने वाले कहे, तो उसे 20 लाख इनाम मेरी तरफ से। बेंगलुरु के दानिश्वरों की तंजीम विजन कर्नाटक वक्त वक्त पर जनता की अदालत मुनक़िद करती आ रही है। इस तंजीम ने सियासतदानों के अलावा उलमा को भी मदऊ करने का सिलसिला शुरू किया है। माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं और सियासी लीडरान इस पर तवज्जो नहीं देते, इनमें बुलाकर जो है एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। उनमें इत्तेफाक व इत्तेहाद जो मुसलमानों में बहुत ज़रूरी है, उस सिलसिले में भी कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह हम जो है नेक्स्ट अहले हदीस का प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम में तबलीगी जमात में पैदा हुए इख्तलाफात पर भी बहस हुई। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने जमात के बड़े उलमा से अपील की कि वो अंदरूनी इख्तलाफात को सुलझा लें ताकि मिल्लत में इत्तेहाद और इत्तफाक कायम रहे।
न्यूज 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा में 80 मुस्तहक तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। पीएफआई के जिम्मेदारान के मुताबिक प्रोफेशनल कोर्सेज में जेर तालीम माली तौर पर कमजोर तलबा की हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कहना है कि तालीम ही वाहिद हथियार है जिससे अक़लियतों को खुद मुख्तार बनाया जा सकता है और उनकी तंजीम इस सम्त में पूरी तवन्नाई के साथ काम कर रही है। पीएफआई के मुताबिक मुल्क भर में पसमानदा इलाकों की निशानदेही करके वहाँ के अक़लियतों को जेवर तालीम से आरास्ता होने में आ रही दुश्वारियों को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी मकसद के तहत गुलबर्गा में स्कॉलरशिप तकसीम के प्रोग्राम का इनकाद किया गया। ख़ासतौर पे लॉ के स्टूडेंट ज़्यादा हैं और MBBS है और MSW है और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ सक रहे थे कुछ वजह फाइनेंशियली वीकनेस की तरफ से, तो आज हम उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। स्कॉलरशिप दी गई है जिससे मुझे पढ़ाई करने में बहुत सारा हेल्प हुआ है और बहुत से स्टूडेंटों को दिया गया है। ऐसा ये बहुत अच्छा काम है। आई हैव थैंकफुल टू दिस गिविंग अस सच एन इम्पोर्टेंट वेव, सो थैंक यू। प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट लाइक अस एंड थैंक यू फॉर द स्कॉलरशिप। पीएफआई के जिम्मेदारान के मुताबिक कर्नाटक भर में इस तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का इनकाद किया जा रहा है। बेंगलुरु, मंगलूर, शिमोगा और कोपल के बाद गुलबर्गा में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। सभी जगह जो है कर्नाटका में टोटल हम लोग जो है 600 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसके अंदर हमारा हैदराबाद कर्नाटका रीजन के जो है तकरीबन 80 स्टूडेंट्स को हम लोग हैदराबाद कर्नाटका रीजन के स्कॉलरशिप दिए हैं आज गुलबर्गा में। जो 15% जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं जो एजुकेशन में जो पीछे है, इनका तरक्की होना है। जो हिंदुस्तान का तरक्की होने के वक्त जो 15% का जो तरक्की भी हम मन में रखकर हम काम करना है, अगर नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे हिंदुस्तान एम्पावरमेंट नहीं हो सकते। पीएफआई के मुताबिक अवामी अतियात से मुस्तहिक तलबा में ये स्कॉलरशिप तकसीम की जा रही है। न्यूज 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। आईपीएल के तर्ज पर गुलबर्गा में KBN प्रीमियर लीग का इनकाद किया जा रहा है। 22 जनवरी से इस टूर्नामेंट का आगाज होगा। बारगाह बंदनवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर एहतमाम चलने वाली ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी और दीगर इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं। 1 जनवरी को खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। 10 फरवरी को टूर्नामेंट खत्म होगा। गुलबर्गा के मोहल्लो, ऐवान शाही, मोमिनपुरा, संतराशवाड़ी जैसे नामों पर 8 टीमें रखी गई हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक टूर्नामेंट में थर्ड अंपायर के साथ साथ हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदारान का कहना है कि इलाके के बासलाहियत खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है विद मेगा स्पीड वालों के साथ, और इंशाल्लाह हम ये इसको कामयाब बनाएंगे और नए चीज़ें इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम नेशनल लेवल के करीब आएँ। इस साल भी एडवर्टाइजमेंट देकर हम क्रिकेटर्स को रजिस्टर करने के लिए इनवाइट किए हैं और तकरीबन 412 रजिस्टर हुए हैं क्रिकेटर्स, जिसमें से अब चुनकर 200 के करीब रखेंगे और ये 8 टीम्स बनेंगे। उसको IPL जैसा खेलते हैं उसी फॉर्मेट पे पूरा लाया है। लीग मैचेस, कोई पूल सिस्टम नहीं होगा, हर टीम को 7 मैच खेलने का मौका मिलेगा और 7 मैचेस में से जो भी टॉप 4 टीम्स होंगे वो लोग क्वालिफायर 1 में जाएंगे, फिर एलिमिनेटर होगा, फिर क्वालिफायर 2 होगा, उसके बाद फिर फाइनल खेलेंगे। और थोड़े से फिलहाल इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।